नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दे। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वोल्टेज ही वह फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज में काम करता है। दोस्तों एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि पोलैरिटी चेंज करे और समय के साथ वो वैल्यू भी चेंज करे। जो मेरा फिगर यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नीचे ये साइन वेव के जैसा है। मतलब कि यहाँ धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जाता है, फिर जीरो आता है, फिर धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन मतलब उल्टा डायरेक्शन में फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम आएगा, फिर धीरे धीरे जीरो होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एसी बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग एसी का मतलब सीख गए क्या होता है एसी। यहाँ पे देखिए Vm लिखा हुआ है, नीचे Im लिखा हुआ है। Vm मतलब कि वोल्टेज का वो पीक वैल्यू है और Im मतलब कि क्या है, करंट का पीक वैल्यू है। इसमें देखिएगा कि वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है उससे छोटा Im है। Im क्या होता है कि वोल्टेज को अगर हम रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू मेरा जो आता है वो मेरा होता है I यानी कि करंट। तो वैल्यू मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसीलिए इसमें I का जो वेव फॉर्म है वो छोटा दिखाया गया है। तो दोस्तों अब हम समझ चुके हैं एसी वोल्टेज या एसी करंट क्या होता है। एसी वोल्टेज या एसी करंट का मतलब होता है टाइम के अनुसार वैल्यू और डायरेक्शन चेंज करें। ऊपर में जो वेवफॉर्म है वह एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों एक साथ में है। Vm मैक्सिमम वोल्टेज को दर्शाता है और Im मैक्सिमम करंट को। दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसे बोलते हैं, जिधर हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, जिधर से हम आउटपुट लेते हैं मतलब वोल्टेज को लेते हैं। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो करने लगेगा, और जब एसी करंट फ्लो करने लगता है तो क्या होता है कि एसी मैग्नेटिक फ्लक्स भी कोर में बहने लगता है, क्योंकि जो वाइंडिंग है वो कोर में, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसी में लपेटा हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरा कोर में बहता है वो क्या करेगा कि सेकेंडरी तरफ आएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग को वो कट करने लगेगा। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग को मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो एसी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को कट करने लगती है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। यही इंड्यूस वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज कहलाता है, और आउटपुट वोल्टेज ही ट्रांसफार्मर का आउटपुट ईएमएफ होता है। अब दोस्तों फ्लक्स जो है सेकेंडरी को जो कट किया फ्लक्स, वही फ्लक्स फिर से प्राइमरी को भी कट करेगा, और इसी तरह ये हमेशा चलते रहेगा जब तक वोल्टेज, और ये एसी के फॉर्म में रहेगा। मतलब कि एक डायरेक्शन में, एक साइकिल में एक डायरेक्शन में मूव किया, फिर दूसरे बार में उल्टा मूव करेगा। तो एसी का मतलब एक डायरेक्शन उल्टा फिर एक डायरेक्शन सीधा, इसी तरह वो चलते रहेगा। तो ट्रांसफार्मर में दो तरह का इंडक्शन हुआ, एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किस में हुआ, जिसमें हम वोल्टेज सप्लाई दिए, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में हुआ, और म्यूचुअल इंडक्शन किस में हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग में हुआ। तो ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों होता है।
प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है। दोस्तों, जो मेरा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो हुआ, सेल्फ इंडक्शन किस में हुआ? प्राइमरी में, और म्यूचुअल इंडक्शन किस में हुआ? सेकेंडरी में। तो ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और इसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का ईएमएफ कहा जाता है। अब हम ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको हम लोग अब सीखेंगे। तो ईएमएफ क्या होता है ट्रांसफार्मर का, कैसे हुआ ईएमएफ, उसमें कैसे उत्पन्न हुआ, वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम उस इक्वेशन को निकालना सीखते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन को निकालने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हम प्राइमरी साइड में देते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, और जब अल्टरनेटिंग करंट मिलता है तो मेरा कोर जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? VI बराबर VM साइन ओमेगा टी। VI क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और VM क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, और साइन ओमेगा टी जो वोल्टेज है मेरा साइन वेव के जैसा है, वो मतलब बहता है। तो उसी तरह जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो मेरा अल्टरनेटिंग करंट आएगा। उसका इक्वेशन क्या होगा? I जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है बराबर IM साइन ओमेगा टी। IM क्या है? मैक्सिमम करंट है। जब हम अल्टरनेटिंग करंट मेरा मिल गया तो जो मेरा कोर में जो मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी मेरा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। मतलब कि फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं, यानी VI बराबर VM साइन ओमेगा टी। जब हम प्राइमरी साइड में VI बराबर VM साइन ओमेगा टी देते हैं तो उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा? AC करंट फ्लो करने लगेगा, यानी कि I बराबर IM साइन ओमेगा टी। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा जो ट्रांसफार्मर के कोर से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचेगा। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा जिससे उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और यही फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को भी कट करता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ और प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में कैसे वोल्टेज इंड्यूस होता है। अब कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका इक्वेशन मेरा क्या है? E बराबर -N d∅dt, यही मेरा इक्वेशन है। E क्या है? इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज है। N क्या है? वाइंडिंग का टर्न की संख्या है कि कितना ट्रांसफार्मर के कोर में कितना टर्न लगा हुआ है। और d∅dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से वो चेंज करता है। यह इक्वेशन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से आया है। दोस्तों, यहाँ एक नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है इक्वेशन में, वो लेंज लॉ के द्वारा आया हुआ है। और लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वही वोल्टेज, जिस वोल्टेज के कारण मेरा वोल्टेज इंड्यूस हुआ वही इंड्यूस वोल्टेज उस वोल्टेज को अपोज करता है। अब हम जान चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग
प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा उसे निकालेंगे। यही मेरा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाता है। सबसे पहले अब हम जान चुके हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स बनेगा वो साइन वेव के जैसा समय के साथ बदलेगा, यानी फ्लक्स का इक्वेशन फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। इसमें फाई क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है, फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टाइम क्या है, टाइम इन सेकेंड। जो एक कंप्लीट वेव फॉर्म बनाने में जो टाइम लगता है वो टाइम है, और ये किस में रहता है, ये सेकेंड में रहता है। अब दोस्तों फाई का वैल्यू इक्वेशन में हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ E1 क्या है, इंड्यूस इन प्राइमरी, इंड्यूस वोल्टेज इन प्राइमरी साइड क्या है, E1 बराबर माइनस N1 डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस N1 फाई के जगह में हम क्या लिखेंगे, फाई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर E1 क्या है, प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज है, N1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न है, और फाई क्या है, ट्रांसफार्मर कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसका वैल्यू फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, तो नेगेटिव साइन क्या है इक्वेशन में इसलिए आया क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंड्यूस होता है वह मेन सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है लेंज लॉ के अनुसार। दोस्तों अब इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो E1 हम समझ गए कि इंड्यूस ईएमएफ है प्राइमरी साइड में, और N1 क्या है, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर के कोर में लपेटा हुआ रहता है, इंटू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आया हम लोग समझ गए हैं, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम फाई का वैल्यू लगाएंगे। फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखें और आगे सॉल्व करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन है, तो फाई एम क्या है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट हो गया, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, मतलब कि N1 फाई एम डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। तो फाई एम बाहर आया क्योंकि फाई एम कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन के नियम में एक एग्जांपल दिए हैं, d2x डिवाइडेड बाय dt। 2x को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो dx बाय dt। बस उसी तरह फाई एम साइन ओमेगा टी में फाई एम को बाहर किया गया है। अब के आगे बढ़ेंगे, क्या है, E1 बराबर माइनस एन फाई एम बाहर आ गया, डी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी है, तो हमको d बाई डी टी चाहिए, तो यहाँ पे ओमेगा टी मेरा नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, गुना डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिएगा डी ओमेगा टी और डी ओमेगा टी कैंसिल हो सकता है, तो मेरा क्या बच जाएगा, डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो E1 बराबर माइनस एन फाई एम, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी। उसके बाद डी ओमेगा टी गुना डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ ओमेगा क्या हो गया, इस केस में कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, तो गुना ओमेगा हो गया, और ओमेगा डी टी बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ तो डी टी कैंसिल, तो केवल ओमेगा बच जाएगा। अब यहाँ पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन फाई एम ओमेगा। ओमेगा को हम बाहर ला दिए, सभी मेरा मल्टीप्लाई में है, इसीलिए हम इधर भी ला सकते हैं, तो एन फाई एम ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो दोस्तों मेरा जो इक्वेशन है साइन के रूप में है, तो हमको ये जो ईएमएफ भी हमको किसके रूप में बनाना होगा, साइन के रूप में। तो ये मेरा कॉस के रूप में, अब इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो कॉस ओमेगा टी के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब E1 बराबर क्या मेरा मिल जाएगा, माइनस एन फाई एम ओमेगा साइन, यहाँ पे देखिए माइनस ओमेगा टी प्लस 90,
इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे जो 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को हम पहले लिख लिए और 90 को बाहर बाद में लिखें, क्योंकि हमको साइन के रूप में हमको उसको सेट कर रहे हैं एक तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव मेरा बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, ओमेगा टी माइनस 90। इसको फिर से तोड़ेंगे तो माइनस ओमेगा टी प्लस 90 आ जाएगा, जो 90 माइनस ओमेगा टी ही है। अब E1 बराबर क्या मेरा हो गया, माइनस एन फाई एम N1 फाई एम ओमेगा साइन माइनस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब ये जो है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर जैसे आएगा तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। इसी तरह हम E2 मतलब कि इंड्यूस EMF सेकेंडरी साइड का इंड्यूस EMF क्या होता है, E2 हम लोग मानेंगे। तो E2 भी इसी तरह है, केवल यहाँ पे टर्न चेंज हो जाएगा। जो N1 है वो प्राइमरी टर्न है, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग का टर्न है, और N2 क्या है, सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग का टर्न है। केवल N2 चेंज हो जाएगा, बाकी फाई एम तो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी जो है फ्लक्स का वो भी सेम है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री सब यहाँ पे सेम रहेगा, केवल N2 चेंज हो जाएगा। क्या है कि नंबर ऑफ टर्न N2 में अगर स्टेप अप बनाना है ट्रांसफार्मर को तो N2 का जो टर्न है वो N1 से ज़्यादा होगा, और अगर हमको स्टेप डाउन बनाना है तो N2 का टर्न N1 से कम होगा। अब इस इक्वेशन को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। पहले तो इसका नाम सीख लेंगे क्या क्या है। E1 क्या है, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF या प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। E2 क्या है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF या सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। N1 क्या है, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न मतलब कि वाइंडिंग का टर्न। जो W जैसा दिख रहा है उसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा क्या है, इसमें वोल्टेज का एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाय टी। थीटा क्या हो गया कि जो मेरा एंगल जो वेव बनाता है उसका है, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए मेरा जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है, और उस 2 पाई बनाने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो 2 पाई गुना 1/t लिख सकते हैं, और 1/t ही मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम ओमेगा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का भी आप लोग याद कर सकते हैं, 1/t मतलब कि 1 टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा E1 और E2 का, 2 पाई एफ N1, E1 के लिए N1 होगा, फिर फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ N2 फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहाँ देखिएगा ओमेगा टी माइनस 90 मतलब कि ये क्या कर रहा है कि लैग कर रहा है। किससे लैग कर रहा है, हम लोग ये जो इंड्यूस वोल्टेज जो निकाले हैं वो हम लोग फ्लक्स के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। जो फ्लक्स में क्या आता था, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से माइनस 90 डिग्री है, मतलब कि माइनस मतलब 90 डिग्री पीछे है E1 और E2। तो ये दोनों क्या कर रहा है कि फ्लक्स से दोनों 90 डिग्री लैग करता है। अब जो ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन निकला दोस्तों, अब उसका हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। जो मेरा EMF इक्वेशन निकला E1 और E2 वो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, इंड्यूस EMF का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। और हम लोग को RMS क्यों निकालना ज़रूरी है कि क्योंकि हम लोग जो भी घर में यूज करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो मशीन वगैरह में रेटेड वोल्टेज होता है वो RMS वैल्यू में होता है। तो इसीलिए हम इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को क्या करेंगे, RMS वैल्यू, RMS वोल्टेज इसको निकाल लेंगे। दोस्तों अब RMS वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF है,
जो E1 बराबर 2 फाई एफ N1 फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 और E2 बराबर 2 पाई एफ N1 फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। जो मेरा ये इंस्टेंटेनियस EMF का इक्वेशन आया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि जो ई मैक्स है, ई मैक्स इसमें क्या है 2 पाई एफ N1 और फाई एम, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। उसको हम लोग क्या करेंगे कि √2 से डिवाइड करेंगे। तो √2 से डिवाइड करने से मेरा जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या रहेगा, RMS वैल्यू। 2 पाई एफ N1 और फाई एम को अगर हम √2 से डिवाइड करते हैं तो जो मेरा वैल्यू आता है वो RMS वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 2 पाई एफ N1 और फाई एम, जो f जो है वो मेरा फ्रिक्वेंसी को बतला रहा है, N1 क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न है, और फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। ये मेरा जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी समय डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी इतना रहेगा, नंबर ऑफ टर्न इतना रहेगा, फाई एम इतना रहेगा। तो मेरा जो है 2 फाई जो है उसको हम लोग √2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है 4.44 एफ N1 फाई एम। यही मेरा E1 और E2 का इक्वेशन मेरा मिल जाता है। E1 का मिलता है 4.44 एफ मतलब फ्रिक्वेंसी N1 फाई एम। E2 भी मिल जाता है क्या, 4.44 एफ एंड एफ मतलब फ्रिक्वेंसी N2 फाई एम।